आर के सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहाँ तक हुआ था? कौन सा? तत्कालिक मान। सर तत्कालिक मान होता है किसी निश्चित समय पर का मान। लाइव कर दिए। तत्कालिक मान होता है किसी निश्चित समय पर का जो मान होगा ना, वही तत्कालिक मान होगा। किसी निश्चित फिक्स टाइम पे जो मान होगा वो कौन मान होगा? तत्कालिक मान। ठीक है। रजिस्टर रेजिस्टेंस से क्या है? रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रतिरोध एक ही है। हाँ, रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रतिरोध सब एक के है। ठीक है। हाँ जी। इंडक्टर होता है जब तार को एक क्वाइल के रूप में लपेटते हैं ना, इसको हम इंडक्टर कहते हैं। तार को किसके रूप में लपेटते हैं? क्वाइल के रूप में लपेटते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। बफरिंग हो रहा है। हाँ, वो सर स्विच में जो लगा हुआ होता है ना तार, स्प्रिंग, जो करंट को स्टोर करता है, वही इंडक्टर। इसका काम है सर, अगर करंट को आपको पीछे ले जाना है ना, करंट को कंट्रोल करना है, तो इसका यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग सर। नहीं, शॉक वोल्टेज कंट्रोल करता है, इंडक्टर करंट कंट्रोलिंग। आगे पढ़ेंगे सर। वर्ग माध्य मूल मान क्लियर है? सभी वैद्युत मापक यंत्र क्या नापता है? आरएमएस मान, औसत मान, एवरेज वैल्यू। रे सर औसत मान क्या होता है? बड़ी एवरेज वैल्यू। तत्कालिक मानों का जो औसत होता है, किस मान का सर? तत्कालिक मानों का जो औसत होता है उसे हम औसत मान कहते हैं। किसी निश्चित समयांतराल में तत्कालिक मान मतलब चला किसी निश्चित समय पर का मान। ये वोल्टेज है और ये क्या है? करंट। बोलो। जो तत्कालिक मान है सर, हर जगह पर अलग अलग होता है। हर जगह पर क्या होता है? अलग अलग होता है। ये तत्कालिक मान हर जगह पर अलग अलग होता है। हर जगह पर तत्कालिक मान अलग। तत्कालिक मानों का जो औसत होता है वही औसत मान। तत्कालिक मानों का जो औसत होता है वही क्या हो गया? कौन मान हो गया? औसत मान हो गया। कहते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का जो औसत होता है, आधा चक्र हो गया यहां से लेके यहां तक, समझ रहे? ये हो गया आधा चक्र। ये का जो औसत होगा वो औसत मान होता है। आई एवरेज बराबर होता है 0.637 इंटू आई मैक्स, और ई एवरेज बराबर होता है 0.637 इंटू मैक्स। गणनाओं आदि में एसी का कौन मान यूज होता है? औसत मान। अब उसके बाद शिखर मान, शिखर गुणांक। गणना के लिए औसत मान, गणना के लिए कौन मान? औसत मान। कोई भी यंत्र अगर नापता है तो आरएमएस मान नापता है। कौन मान नापता है? गणना, कैलकुलेशन। आपको कहोगे गणना क्या है सर? ये तो आप बता के निकल गए। गणना क्या है सर? गणना मतलब जैसे हम लोग सर कहते हैं ना, औसतन लगभग 10 किलोवाट बिजली, 10 एम्पियर बिजली लगेगा, औसतन इतना बिजली लगेगा। तो गणना करने के लिए हम लोग औसतन निकालते हैं कि इतना खर्च हो सकता है। बोलो रे। तो गणना के लिए, गणनाओं के लिए एसी का कौन मान? औसत मान। अब कहते हैं शिखर मान या श्रृंग मान, शिखर गुणांक मान नहीं है, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। सर फैक्टर जब भी होगा ना, वो छोटका बटा बड़का होगा कि बड़का बटा छोटका होगा, कुछ न कुछ डिवाइडेड में होगा। फैक्टर का मतलब ये होता है सर समथिंग बाय समथिंग। फैक्टर का मतलब ये होता है समथिंग बाय समथिंग। कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के शिखर मान, कौन मान? शिखर मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को हम पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं।
क्रेस्ट मतलब सर ऊपर के नीचे? नीचे। रफ मतलब ऊपर। अरे दुष्ट। ऊपर वाला को हम कहते हैं श्रिंग, क्रेस्ट। नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ, गर्त। श्रिंग और गर्त। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? श्रिंग। नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त। ऊपर वाले को, नीचे वाले को गर्त। तो कहते हैं इसी को पीक मतलब क्या होता है? महत्तम ना। पीक मतलब, तो महत्तम को ही हम क्रेस्ट कहते हैं। इसी को हम पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। ये बराबर होता है आई मैक्स बाय आई आर एम एस या ई मैक्स बाय ई आर एम एस। मैक्स मतलब मैक्सिमम मान, शिखर मान। आई हो जाएगा 1.414। 1 पॉइंट कितना? 41। उसके बाद फॉर्म फैक्टर। कौन फैक्टर? ये होता है आई आर एम एस बाय आई एवरेज या ई आर एम एस बाय ई एवरेज, और इसका मान होता है 1.11। जैसे सर पीक फैक्टर होता है आई मैक्स बाय आई आर एम एस, वैसे ही फॉर्म फैक्टर होता है आई आर एम एस बाय आई एवरेज। अजी शिखर मान लगभग नहीं होता है। शिखर मान जो है लगभग एक से अधिक होता भी और नहीं भी होता, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। ये तो सर 1.414 है, यहां तो है, ये है एक नहीं सर। आई मैक्स का मान आई नोट ले लेंगे और आई आर एम एस का मान आई नोट बाय √2 ले लेंगे। आई नोट कट जाएगा तो ऊपर जाएगा √2, और √2 का मान 1.414 होता है। ये तो पहले शिखर मान पर ही निर्भर ही नहीं करता, ये तो डायरेक्ट √2 बचवे करता है। नहीं समझा? ये जो सर वैल्यू इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको बताए तो आई मैक्स को हम आई नोट लिखते हैं, अब बट्टा आई आर एम एस को हम आई नोट बाई √2 लिख दें। अरे वो फॉर्मूला लिखाए हैं हम, आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई √2, वी आर एम एस बराबर वी नोट बाई √2। बोलो आई नोट कट जाएगा तो √2 हो जाएगा। √2 बोले तो 1.41414, √2 बोले तो कितना? 1.414। 1 पॉइंट कितना रे? 414। तो ये फिक्स ना है? क्या है ये? फिक्स है। आ जाओ नेक्स्ट में। फॉर्म फैक्टर। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। आरएमएस मान और औसत मान, आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसको हम केएफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और यह वोल्टेज तथा धारा के लिए क्या होता है? समान। देखो वोल्टेज के लिए लो कि धारा के लिए लो, समान। इस चला फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे आप पिक फैक्टर का मान होता है आई आर एम एस बाय आई मैक्स बाय आई आर एम एस, बोलो रे। वैसे ही फॉर्म फैक्टर का मान होता है आई आर एम एस बाय आई एवरेज। फॉर्मूला होता है मतलब होता है, फैक्टर का वैल्यू फिक्स है। जैसे हम लोग साइन थीटा बराबर पी बाय एच बोलते हैं ना, वैसे ही यहां समझ लो वही है। बोलो फिक्स है। हाँ हाँ लिख दो। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे ये साइन वेव है, पढ़े हैं सर साइन वेव? साइन थीटा का ग्राफ है, साइन वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये रेक्टेंगुलर वेव्स है, ट्राइंगुलर वेव्स है। इस सब का फिक्स है, जिसमें तुमको यही पूछता है खाली, कौन वेव? साइन वेव, बाकी नहीं पूछता है। बहुत करोगे ना तो हाफ वेव और फुल वेव याद कर लो। बहुत करोगे तो यो दोनों याद करो, लेकिन पूछता 90% यही है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगा? आई एम बोले तो एम बोले तो मैक्सिमम, आई एम बाई √2। एवरेज वैल्यू बोले तो 2 IM बाई पाई, और फॉर्म फैक्टर बोले तो 1.11, और पीक फैक्टर बोले तो 1.41 की वैल्यू चलाई। तुमको एकदम रट्टा मार याद कर लेना।
कहीं कोई झोलझाल नहीं करना है, तोरा पूछेगा ही वैल्यू। टिरिक की होता है रे? टिरिक, टिरिक नहीं होता है, चला ट्रिक होता है। टिरिक। लड़का आएगा कहेगा डलाइवर मरा रहा है, तुम लोग बताए थे ना। अभी वो आता है कहता ग्रुप डी मरा रहा है, बोले हाँ मरा ये रहा है, बस तैयार होने का जरूरत है। ये चला वैल्यू तुमको याद करना होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। हमको तो याद है, तुम भी याद रखो। आई आर एम एस बराबर आई एम बाई रूट टू, आई एवरेज बराबर होता है 2 IM/π। 2 IM/, इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा 0.707। 2/π को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.637। आता है, करो ना। 2/3.14 हाथ पर दिया है ना भगवान, सॉल्व करो। रे इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.707 इंटू IM, 0.637 इंटू IM, क्योंकि 2/π के वैल्यू इतना आता है। बोलो इन फेज आउट ऑफ फेज क्या है? कहते हैं ना हम लोग, अरे आउट ऑफ फेज हो गया है, मतलब चला साफे गड़बड़ हो गया है। इन फेज मतलब ठीक ठाक। अगर दो तरंगे इन फेज होगी तो जितना देर में चला ई ऊपर नीचे करेगा, उतने देर में यह ऊपर नीचे करेगा। सेम समय में दोनों मैक्सिमम जाएगा तो कहेंगे इन फेज है। सेम समय में अगर दोनों मैक्सिमम जाएगा तो क्या कहेंगे? इन फेज है। और अगर अलग अलग समय में दोनों मैक्सिमम जाएगा, जैसे इन फेज है, और यही अगर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, आउट ऑफ फेज हो जाता। ई यहां पर मैक्सिमम है, ई यहां पर मैक्सिमम, समझे? अगर सेम समय में दोनों मैक्सिमम है, इन फेज, अलग अलग समय में दोनों मैक्सिमम है, आउट ऑफ फेज। बोलो बता, इन फेज होगा तो दोनों में अंतर कितने का? जीरो का। जीरो का ना। आउट ऑफ फेज होगा तो या तो लीड करेगा ना तो लैग करेगा, या तो आगे जाएगा। अरे सर हम दोनों आदमी साथ साथ दौड़ रहे हैं तो ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, ना लीड ना लैग। लेकिन अगर या तो आगे चल रहे हैं या तो पीछे चलेंगे, आउट ऑफ फेज हो गए। बोलन जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टेज साथ साथ बढ़ता घटता है, साथ साथ बढ़ेगा विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ ऊपर जाएगा, करंट और वोल्टेज, और साथ साथ नीचे आएगा, तो एक ही समय में अपने शिखर मान पर पहुंचे। देखो एक ही समय में दोनों अपने शिखर मान पर पहुंचता है तो इन फेज राशि कहलाएगा, यानी उनके बीच का योग कितना डिग्री होगा? आउट ऑफ फेज। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर, कुछ अंशों के अंतर पर थीटा से अपने शिखर मान पर पहुंचता है तो उसे हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। आउट ऑफ फेज होगा या तो 90 डिग्री है या तो 180 डिग्री। 90 डिग्री तब होगा जब क्वाड्रेचर होगा, 180 डिग्री तब होगा जब एंटी फेज होगा। एंटी फेज समझते हो? क्वाड्रेचर समझते हो? क्वाड्रेचर मतलब होता है आयत या वर्ग। आयत वर्ग का कितना डिग्री होता है? एंगल। एंटी फेज मतलब एगो इधर एगो इधर। अगर एंटी होगा, एकदम कहते ना रे साफे एंटी है कि मतलब हम उन्हें मुंह घुमाए हैं तो ये इन्हें मुंह घुमा ले, 180 डिग्री। और अगर क्वाड्रेचर होगा तो कितना डिग्री पूछता है? महा भी आए, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर दोनों राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्वाड्रेचर, तथा 180 डिग्री हो तो एंटी फेज कहलाता।
ठीक है। अग्रगामी और पश्चगामी चला रे, या तो आगे जाएगा ना तो पीछे रहेगा। ये कब होगा? जब आउट ऑफ फेज रहेगा कि इन फेज रहेगा? या तो अग्रगामी जाएगा ना तो पश्चगामी, है ना होगा। तो अग्रगामी मतलब लीड की लैग, अब पश्चगामी मतलब अग्रगामी बोले तो लीड, अब पश्चगामी बोले तो लैग। क्लियर है ना? लीडिंग और लैगिंग। लीड मतलब चला आगे के पीछे, कहते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले, पहले देखो, अगर हम पहले टारगेट पर पहुंच गए तो लीड किए कि लैग किए, और कोई बाद में पहुंचा तो कहते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, अगर समय से पहले मतलब जो पहले पहुंच जाएगा महत्तम मान तक, लीड करेगा, और जो बाद में पहुंचेगा वही मामला है। कहते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचता है, क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचता है, क्या कहलाता है? लैगिंग कहलाता है। अब चला शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध इंडक्टिव, तीन प्रकार का परिपथ होता है। वैसे तो परिपथ अलग अलग टाइप का और है, आगे भी आरसी भी है, आरएलसी भी है, एलसी भी है, लेकिन मेनली तीन प्रकार का परिपथ हो सकता है। देखो तीन चीजें हैं आपके पास, या तो रजिस्टर होगा, या कैपेसिटर होगा, या इंडक्टर होगा। या तो खाली रजिस्टर होगा, या तो खाली रजिस्टर होगा, या तो खाली कैपेसिटर होगा। ये एसी का सिंबल है चला, और अगर ऐसा कर देंगे तो ये डीसी बैटरी हो गया, और दोनों बराबर कर देंगे तो कैपेसिटर हो गया। ये बुझाता कि ना? ये हो गया चला प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव। कितने प्रकार का सर्किट? रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो आर होता है। इस सर्किट में जो प्रतिरोध, देखो हम आज से हमको लगता है 1 साल पहले पढ़ाए हैं, 1 साल, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात सब हम पढ़ाए हैं 2018 में। 18 के बाद तो कोविड हो गया, 19 20 कोविड में चला गया, 21 के बाद का ये बैच है ना। 3 साल पहले, लेकिन अभी भी यादें उतनी ही ताजा है, क्योंकि चला ये टेक्निकल है, ये लोग भूलता तो अभी नहीं भूलेगा। और दूसरा कि हमारा तो सेटिंग रहता है चला, तो हम और नहीं भूलते हैं, क्योंकि हम याद नहीं करते, हम सेटिंग करते हैं। हम याद किए हुए, हमको याद है बहुत पहले का कि अगर एक्सी होगा, अगर कैपेसिटर होगा तो इसका रेजिस्टेंस सी हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एक्सी। एक्सी हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला था 1/2 पाई एफ सी, एक्सएल का था 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का। अब देखिए डर गया रे, मिस नहीं होना चाहिए, पता नहीं हुआ कि क्या नहीं होगा। तो कैसे जुगाड़ लगाए हुए हैं? जुगाड़ क्या लगाए हैं, जबकि बोले 3 साल बाद, अब थोड़ा लग रहा है क्लास से पहले हम पढ़ के आए होंगे, इतना फुर्सत नहीं है हमारा। ये 2 पाई एफ एल और 2 पाई एफ सी कैसे हम सेटिंग किए हुए हैं? ये सेटिंग है मेरा, ये देखो 1 बाई में है, आई 1 बाई में नहीं है। हम चाहते थे इस 2 पाई एफ सी लिखते, इसको 1/2 पाई एफ एल कर देते हैं,
पलटी मारे तब गड़बड़ ना हो जाता, बोलो। लेकिन मेरा पलटी मारेगा नहीं, बोलो का है। हम याद, दिमाग में एडजस्ट है मेरा। सी का पोजीशन ABCD में कॉम है। कॉम कब होता है? जब भाग, भाग दे दिए। एल का पोजीशन आगे है, आगे है मतलब ज्यादा है। ज्यादा कब? जब गुना करेंगे, तेरा गुना में छोड़ दिया। सन 1956 की बातें हैं, लेकिन अभी भी उतनी ही ताजा है। पलटी नहीं मार सकता है। यहां से क्वेश्चन तुमको पूछेगा, अब आप एफ आवृत्ति है, कहेगा बताइए आवृत्ति बढ़ा देंगे तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का, कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? आप थोड़ा सा उल्टा तो याद करेगा तो बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, क्या होगा? यहां अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तब क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो बोलो। इंडक्टर पिछला क्लास में नहीं थे क्या? पिछला क्लास में बताए थे ई रजिस्टर, कैपेसिटर एंड देन इंडक्टर। एफ का मान बढ़ेगा तो इसका मान घट जाएगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, एगो चीज और हम याद किए थे, अभी भी याद, कभी नहीं भूलवे नहीं करेंगे क्योंकि सेटिंग है। इसमें कहता है ये है कैपेसिटिव सर्किट, यह इंडक्टिव सर्किट। क्वेश्चन आता है कि कौन क्या कंट्रोल करता है? कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर क्या कंट्रोल करता है, इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर क्या कंट्रोल करता है, रजिस्टिव सर्किट में रजिस्टर क्या कंट्रोल करता है? रजिस्टर कुछ नहीं करता। लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में जकर घर में जे रहेगा वही ना कंट्रोल करेगा। इंडक्टिव में आई है, ये आई को कंट्रोल करता है। किसी भी चीज को कंट्रोल करेंगे तो पीछे लाएंगे कि आगे ले जाएंगे? तो भैया ये करंट को पीछे लाता है, ऑब्वियसली वोल्टेज आगे जाता होगा। जब ये करंट को पीछे लाता है, वोल्टेज आगे जाता है, तो इसमें वोल्टेज को पीछे लाता होगा, करंट को आगे ले जाता होगा। आई कोई परिवर्तन? हम जैसे मेरे सामने आता है कौन किसको कंट्रोल करता है, हम कहते हैं इंडक्टिव में आई न है कि करंट को कंट्रोल करेगा, मतलब करंट को पीछे लैग करवाएगा कि लीड करवाएगा? लैग करवाएगा, वोल्टेज लीड करेगा। या तो हम ये कहें कि करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज आगे रहेगा, या यूं कहें कि वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। हम, तुम हमसे आगे है, हम या तो ये कहें कि तुम हमसे आगे है, बोलो रे, या तो हम ये कहें कि तुम हमसे आगे है, बोलो रे, ये हमसे मान लो आगे है तो हम कहेंगे तुम हमसे आगे है, या हम ये कहें कि हम थोड़ा पीछे है। एक ही बात है कि अलग अलग बात नहीं है? कि चला लीड लैग बच्चा को समझ में नहीं आता, समझ में आता तो एग्जाम हॉल में मारिए नहीं पाता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो लीड लैग कंप्लीट क्लियर कर देंगे। तो मेरे किसी भी क्लास में बैठेगा तो लगवे नहीं करेगा कि मास्टर कौन बढ़िया है कौन चीज खराब है। कि सब पे चला 100% स्टडी है। झोल जाल तुम देखो, कोई भी चीज अगर तोरा लगे नहीं कम समझ में आ रहा है तो उसको टाइम दो, पूरा समझ में आएगा। तो कोई मंगल ग्रह से नहीं है ना आया रे, दोसर का समझ में आ रहा है, हमरो आएगा। हम बार बार कहते हैं यूट्यूब पे छोटा छोटा टॉपिक है, जो तुमको नहीं आता उसको यूट्यूब पे टाइप करो, फटाक से तुमको समझ में आ जाएगा। कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा, अगर जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, केवल कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटिव परिपथ, केवल इंडक्टर होगा इंडक्टिव परिपथ। कहते हैं इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टेज इन फेज में रहता है, क्योंकि भैया ये कोई चेंजिंग नहीं करता, ना पीछे लाता है ना आगे ले। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति का गणना डीसी परिपथों की भांति ही की जाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? इकाई। अभी कैसे इकाई होता है ये आगे पढ़ाएंगे, आगे एक टॉपिक है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट को हम चौक भी कहते हैं, लेकिन इससे निर्मित होता है चौक। कहते हैं वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत, लेकिन इस पर चला अलग से हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। रजिस्टिव सर्किट अलग है, इंडक्टिव करोगे तो फिर अलग बात हो जाएगा। 100% कोई भी इंडक्टिव सर्किट नहीं होता है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट होगा उसमें तार होगा, तार होगा तो अगर इंडक्टर तो है
लेकिन तार है तो अगर हम प्रतिरोध भी है, समझे? इस पर लेकिन चर्चा करेंगे हम लोग अगली कक्षा। थैंक यू वेरी मच।